गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो, इससे लास्ट जो वीडियो था वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसमें हमने महाद्वीपों का परिचय जाना था। ठीक है। और महाद्वीपों के परिचय के साथ ही आज हमारा जो लेसन है वो हम फाइनली शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे स्थल मंडल। ठीक है। जो हमारा आज का लेसन है वो है स्थल मंडल। ठीक है। अब स्थल मंडल की हम बात कर रहे हैं कि स्थल मंडल वास्तव में होता क्या है। तो स्थल मंडल अगर हम जानना चाहें तो वास्तव में स्थल मंडल को हम एक वर्ड देते हैं इंग्लिश में, वो है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर। ठीक है। लिथोस जो होता है, लिथोस का शाब्दिक अर्थ होता है चट्टाने। चट्टाने। तो चट्टान मंडल कह दो या स्थल मंडल कह दो। ठीक है। पृथ्वी का जो क्रस्ट है, क्रस्ट, ठीक है, उस क्रस्ट के ऊपर का जो आवरण है, क्रस्ट जो है, उसको हम क्या कहेंगे? लिथोस्फेयर कहते हैं। क्रस्ट सामान्यतः 30 किमी की मोटाई, 0 से 30 किमी की मोटाई तक क्रस्ट माना जाता है गहराई में। तो ये इस तरह से जब हम एडवर्ड स्वेस का वर्णन करते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो CRUST क्रस्ट हो जाएगा, उसके नीचे मेंटल हो जाएगा और फिर नीचे आ जाती है कोर। तो क्रस्ट की हम बात करने वाले हैं, स्थल मंडल की हम बात करते हैं, भूप्रपटी की हम बात करने वाले हैं। भूप्रपटी पर, पृथ्वी की क्रस्ट पर आपको विभिन्न भूआकार देखने को मिलते हैं। विभिन्न भूआकार देखने को मिलते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप। ठीक है। स्थल का बहुत बड़ा भूभाग, बहुत बड़ा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, महाद्वीप कहलाता है। तो स्थल मंडल पर हमें कुछ भूआकार देखने को मिलते हैं। मैं कुछ नाम लिखता हूं, जैसे महाद्वीप, द्वीप, महाद्वीप, द्वीप। ठीक है। इसके अलावा प्रायद्वीप, अंतरीप, अंतरीप को हम इंग्लिश में कैप कहते हैं, केप, कैप नहीं सॉरी, केप कहेंगे। प्रायद्वीप को हम पेनिसुला कहते हैं इंग्लिश में, पेनिसुला, द्वीप, आइलैंड, और महाद्वीप कॉन्टिनेंट, ये आप जानते ही हैं, अंतरीप। इसके अलावा फिर पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, घाटियां हैं। ये सभी क्या हैं? क्रस्ट के पार्ट हैं। ये सभी क्रस्ट के पार्ट हैं। अब ये इनको मैं बता देता हूँ एक बार आपको, ये क्या होते हैं। महाद्वीप क्या है? महाद्वीप क्या है? स्थल का बहुत बड़ा भूभाग, स्थल का बहुत बड़ा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप स्थल का एक भाग, जनरली स्थल का एक भाग जो जल से घिरा हुआ हो, ठीक है, वो द्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप स्थल का बहुत बड़ा भाग जो तीन ओर जल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। फिर वर्ड है हमारे पास केप, यानी कि अंतरीप। तो स्थल का एक संकीर्ण भाग जो तीन ओर जल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है? अंतरीप कहलाता है। ठीक है। ये तो बात हो गई। इसके अलावा हम फिर स्थल पर क्या देखते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, झीलें देखते ही हैं। तो जब स्थल पर बहुत सारे भूआकार हैं तो इन भूआकारों को हम कुछ श्रेणियों में बांटते हैं। इन भूआकारों को वास्तव में हम एक नाम देते हैं, वो होते हैं, वो नाम है उच्चावच। उच्चावच, ये नाम है उच्चावच। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ओके। अब उच्चावच जो है, रिलीफ स्ट्रक्चर कहते हैं इनको इंग्लिश में, रिलीफ स्ट्रक्चर। तो उच्चावच हैं। उच्चावचों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। उच्चावच को हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। इनमें से एक होता है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, एक होता है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, एक होता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। ये 3 तरह के उच्चावच हो गए। ठीक है। स्थल मंडल पर जो उच्चावच है ना, उनकी हम बात कर रहे हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। ये लेसन के शुरू में ही हमें मिल जाता है श्री 1008 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये ध्यान रखो आप। ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी,
ना केवल रीट एग्जाम में, यहाँ तक कि बड़े से बड़े एग्जाम आईएएस लेवल तक पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, जैसे गॉर्ज दे दिया, कोई किसी पहाड़ का नाम दे दिया, कोई नदी से निर्मित मैदान दे दिया, और फिर कुछ अन्य दे दिया, और पूछ लिया इनमें से कौन प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, इनमें से कौन द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हम बात करते हैं इनको हम डिफाइन कैसे करें, कैसे पहचान हो कि कौन प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, कौन द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है, और कौन तृतीय श्रेणी का उच्चावच है, हमें पता कैसे चलेगा। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर हम बात करें प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, इन पर हम अगर बात करते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर हम बात करते हैं, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच वे होते हैं जो पृथ्वी के निर्माण के समय विशाल स्थल खंडों के रूप में, स्थल खंडों व गहरी भूसन्नतियों के रूप में, गहरी भूसन्नतियों के रूप में रह गए, है ना। ये ध्यान रखना, जो पृथ्वी के निर्माण के समय विशाल स्थल खंडों व गहरी भूसन्नतियों के रूप में रह गए, उन्हें हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। तो ये सिंपल सा आंसर है कि जो पृथ्वी के निर्माण के समय विशाल स्थल खंडों के रूप में थे, उन्हें तो हम क्या कहते हैं, महाद्वीप। महाद्वीप। और जो गहरी भूसन्नति को बोलते हैं जियोसाइनक्लाइन, तो भूसन्नतियों के रूप में रह गए, उनको हम क्या कहते हैं, महासागर। ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में कौन आ गए, महाद्वीप और महासागर। आगे बात करते हैं सेकंड, द्वितीय। तो दूसरी श्रेणी के उच्चावच कौन है, तो द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं उनमें वे उच्चावच शामिल होते हैं जो पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियों से निर्मित होते हैं। सेकंड, वे जो पृथ्वी की पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियों से, विवर्तनिक शक्तियों का मतलब टेक्टोनिक फोर्सेस, ठीक है, विवर्तनिक शक्तियों से निर्मित बने होते, शक्तियों से निर्मित होते हैं, ठीक है। पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियां कौन सी होती हैं, विवर्तनिक शक्तियां होती है सडन मूवमेंट, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी। इनको हम एक नाम और दे सकते हैं, अंतर्जात बल, ठीक है। वे जो पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियों से निर्मित होते हैं, तो या यूं कह सकते हैं, वे भूआकार जो पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होते हैं या निर्मित होते हैं, उनको हम सेकंड श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। और द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं उनमें आते हैं पर्वत पठार, ठीक है। पर्वत पठार जो हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, ठीक है। तीसरा जो है थर्ड जो होता है वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, और ये क्या होते हैं, पृथ्वी के बाह्य बलों से निर्मित होते हैं। ये तो अंतर्जात बल से, और तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं वो निर्मित होते हैं बाह्य बलों से, बाह्य बलों से निर्मित होते हैं। बाह्य बल कौन से होते हैं, बाह्य बल होते हैं अनाच्छादन, डेन्यूडेशन कहते हैं उसको, अनाच्छादन या डेन्यूडेशन, ठीक है। अनाच्छादन में या तो हो गया वेदरिंग आ जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा फिर एक आ जाता है हमारा अपक्षय, इरोजन। वेदरिंग तो हो गया अपक्षय, और एक हो गया इरोजन यानी कि अपर्दन। तो वेदरिंग और यानी अपक्षय और अपर्दन अनाच्छादन के पार्ट हैं। अपक्षय और अपर्दन से निर्मित जो भूआकार हैं वो तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में से होते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लें, मैं आपसे पूछूं तो आप सिंपल सा मुझे लाइव जो चैट चल रहा है हमारा उसमें आप आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है। बताइए जरा कि हम घाटियों को
वी आकार की घाटियों को या यू आकार की घाटी, उन घाटियों को या भ्रंश घाटी को हम किस श्रेणी में शामिल करेंगे? ठीक है, इसके अलावा बताइए मुझे जो अपना पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है वो, अच्छा ये तो मैंने एरो बना दिया यार, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये विंध्याचल पर्वत कौन सी श्रेणी में आ गया, सेकंड में आ गया। अब ये इस पर अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन होते? महाद्वीप और महासागर, राइट ना? ओके, इसके अलावा फिर जब हम उच्चावचों की बात करेंगे तो हम जो विभिन्न भू आकार हैं या जो विभिन्न भू आकृतियां हैं उन सभी की बात करेंगे, चाहे वो हिमनद से निर्मित है, चाहे वो पवन से निर्मित है, चाहे वो सडन मूवमेंट बाह्य बलों से निर्मित है, उन सभी की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आते हैं हमारे पास महाद्वीप और महासागर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे उच्चावचों को। उच्चावचों में शुरू में लेते हैं हम प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं उनके बारे में सारी डिटेल। ओके, साथ कंटिन्यू बने रहिए। प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं उनमें महाद्वीप आते हैं। पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं वो कितने हैं आप सभी जानते हैं। महाद्वीपों की टोटल काउंटिंग है 7 ना, हमारे पास हैं 7 महाद्वीप। और महासागर कितने हैं? महासागर हैं 5। ठीक है, लेकिन अगर एनसीईआरटी की माने, एनसीईआरटी की ना माने, हम यूँ माने कि ऐतिहासिक रूप से जो खोजे गए महासागर हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 4 है। लेकिन नवीन खोजे गए महासागर सहित अगर महासागरों की काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास महासागर 5 हैं। ठीक है, तो 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। सिंपल सा जो इनका परिचय था वो हमने ले लिया था इससे पिछले वाले वीडियो में, तो परिचय की हमें आवश्यकता नहीं है। अब हम सिंपली हम बात करने वाले हैं महाद्वीप और महासागरों में जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं उनके बारे में, है ना भाई। महाद्वीप महासागर एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब स्थलखंड पढ़ने वाले हैं, स्थलखंड पढ़ने वाले हैं। महाद्वीप और महासागरों का परिचय हमने ले लिया। स्थलखंड में हम हर एक महाद्वीप के पास क्या पढ़ेंगे? हर एक महाद्वीप में यहाँ लिख देता हूँ, हर एक महाद्वीप के सामान्यतः हमें पर्वत पढ़ने हैं, पठार पढ़ने हैं, नदियाँ पढ़नी हैं क्योंकि इनसे निर्मित भू आकार तो हैं वो पढ़ने ही हैं, झीलें पढ़नी हैं, तालाब पढ़ने हैं, घास के मैदान पढ़ने हैं, मरुस्थल पढ़ने हैं, इन सबको हम जानेंगे। अब पर्वत पठार जो बनते हैं ये सडन मूवमेंट से बनते हैं, आकस्मिक संचलन, आकस्मिक संचलन, आकस्मिक संचलन से बनते हैं पर्वत पठार। और आकस्मिक संचलन में आती हैं 2 शक्तियां सामान्यतः, एक तो भूकंप और एक ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी ये आकस्मिक संचलन में आते हैं। बाकी फिर नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, मरुस्थल हैं, वो सामान्यतः बाह्य बलों के द्वारा निर्मित भूआकारों में से आते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्रत्येक महाद्वीप के जो प्रमुख स्थल खंड हैं, पर्वतों पर, पठारों पर, इन सभी पर। तो आज हमारा जो पहला महाद्वीप है वो पहला महाद्वीप है एशिया। हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप बना लेते हैं हम, और साथ में हमें अफ्रीका बनाना होगा, तभी हम एशिया को कंप्लीट कर पाएंगे। ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय क्या, एशिया महाद्वीप। ओके, अब हम लेते हैं इस एशिया महाद्वीप का जो दक्षिण पूर्वी पोर्शन है उसको। ठीक है, ये जान ही गए कौन सा देश है। ओके ओके भाई, तो बताओ जरा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन। मतलब ये समझ लो भाई, ये कोरोना का जन्मदाता है ऐसा कह रहे हैं,
जो विश्व के सभी देश हैं, ठीक है। हम इस पर ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करने वाले कुछ भी, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। तो हम बात कर रहे हैं स्थल तो चीन और, ठीक है, चीन जानेगी, उसके बाद आप सभी की लोकेशन जान जाओगे, यहाँ पे रशिया वगैरह है, ठीक है। आज तो हम इसी तरह से कर रहे हैं, नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उस पर प्रोजेक्टर के माध्यम से वर्ल्ड मैप लेकर फिर हम उसको डिटेल्ड करेंगे, है ना। अभी तो अवेलेबल नहीं करवा पाया मैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम प्रोजेक्टर लेंगे। ओके, यहाँ है मध्य एशिया। मध्य एशिया, मध्य एशिया में यहाँ पर एक पठार है, पठार का नाम है पामीर। पामीर का पठार, पामीर का पठार, पामीर के पठार को हम क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं, विश्व की छत, ये ध्यान रखना। क्या ये विश्व की छत, क्या ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है? फटाफट से कमेंट में दीजिए मुझे आंसर, क्या ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है? इसे हम कहते हैं दुनिया की छत। ये कहाँ है? मध्य एशिया में स्थित है, ये ध्यान रखना। अब पामीर का जो पठार है, वास्तव में पामीर एक गांठ है, गांठ है, इसको पामीर नॉट, सॉरी गांठ है, यानी नॉट है, ये पामीर नॉट है। और नोट का अर्थ होता है नोट। गांठ क्या करती है भाई? गांठ, गांठ अच्छी होती है कि बुरी होती है? देखो, गांठ को अगर आप मेरी नज़र से देखोगे तो बहुत अच्छी होती है। गांठ भाई ये दो हैं, टूट गए, अलग अलग हो गए, है ना, ठीक है। अब बीच में गांठ जोड़ा दो ऐसा करके। अब गांठ, गांठ क्या करती है? आपस में जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है ना। इसे बोलते हैं रहीमन धागा प्रेम का, मत चोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अरे भाई ऐसा नहीं होता है ना भाई। गांठ क्या है? बहुत अच्छी चीज़ है, मेरी नज़र से देखोगे तो। आप गांठ, शादी हो रही है, ठीक है, दूल्हा दुल्हन आपस में गांठ बांध के फेरे लेते हैं ना, याद आया क्या? हो सकता है कईयों को याद नहीं आया होगा, जब उनकी शादी होगी तो याद आ जाएगा। ओके, तो ये पामीर गांठ है। तो गांठ से क्या होता है? कई और श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, है ना। गांठ से कई और श्रृंखलाएं जुड़ी होती है, समझ रहे हो ना आप मेरे? देखो, गांठ, गांठ से कई और श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, तो बस इसी वजह से पामीर से भी कई श्रृंखलाएं जुड़ी हैं। तो हम उनकी बात करते हैं, कौन सी हैं सामान्यतः। तो ये हमारा पामीर गांठ हो गया। इस पामीर गांठ से चाइना में एक पर्वत श्रृंखला निकलती है। चाइना को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ चाइना को वर्ल्ड मैप में से। तो ये है कुनलुन पर्वतमाला, कुनलुन पर्वतमाला चाइना में। और इसके बाद यहाँ पे अपने भारत की अगर हम बात करें तो भारत में यहाँ पे काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज हो गई, ठीक है। इसके अलावा इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदू कुश रेंज, अफगानिस्तान पाकिस्तान ज़्यादा, ईरान तक आ गए यार अपन तो। यूँ मान लीजिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदू कुश रेंज, ये काराकोरम हो गया, ये हो गया हिंदू कुश रेंज, ठीक है। ईरान में है जैग्रोस पर्वतमाला, इससे कनेक्टेड जैग्रोस पर्वतमाला। इधर तुर्की में आ जाते हैं तो तुर्की में टोरस पर्वतमाला और अनातोलिया का पठार, टोरस पर्वतमाला और अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, ठीक है। तो इस तरह से ये विस्तृत है। आगे इधर और है चाइना और रशिया तक निकली हुई एक श्रृंखला है तिएन शान, तिएन शान, ओके। तो ये जो पठारी क्षेत्र है, पर्वतमाला का क्षेत्र है। अब इसको ध्यान से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ऊपर ये एक टेबल लैंड है और उस टेबल लैंड से विभिन्न ये जो पिलर्स हैं ये जुड़े हुए हैं, तो ये एक छत की भांति नजर आएगा। तो ये एक पर्वतीय क्षेत्र है और सामान्यतः पठारी क्षेत्र है, तो इसको हम विश्व की छत की संज्ञा देते हैं, ओके। अब मुख्य जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें मैं आपको बता दूं कि कौन कहाँ है। तो कुनलुन जो है वो चीन में है, तिएन शान चाइना में है जो रशिया तक निकला हुआ है, हिंदू कुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, काराकोरम पाकिस्तान भारत और चाइना में है, जैग्रोस ईरान में है, टोरस अनातोलिया ये तुर्की में है, ओके।
अब ये जो पामीर का पठार है मध्य एशिया में है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान में इसका मुख्यतः विस्तार है। अब अन्य जो श्रृंखलाएं हैं इसके अलावा उनमें अपने भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल में विस्तृत एक पर्वतीय श्रृंखला है, ये हिमालय है। हिमालय म्यांमार में एक विस्तृत पर्वत श्रृंखला है, म्यांमार में अराकान पर्वत। अराकान पर्वत म्यांमार में हो गया। अराकान पर्वत नेक्स्ट टाइम हम उसे प्रोजेक्टर से देखेंगे वर्ल्ड मैप को बना के, तो हिमालय अराकान हो गया, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में और भी हैं, पाकिस्तान में हिंदू कुश के साथ हैं, इधर लिख रहा हूं, पाकिस्तान में सुलेमान हो गया, तो सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर पर्वतमालाएं हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ही है साल्ट रेंज, पाकिस्तान में ही है साल्ट रेंज, इनको हम नमक की चट्टानें भी, नमक का पर्वत भी कहते हैं, साल्ट रेंज। और इस साल्ट रेंज में पाकिस्तान में काफ़ी प्रसिद्ध नमक की खाने हैं, कोहाट और अटक। कोहाट और अटक यहाँ पे प्रसिद्ध नमक की खान है। कौन सा नमक है ये? सागरीय सफ़ेद नमक नहीं है, ये सेंधा नमक है ना, ध्यान रखना। रॉक साल्ट जिसको कहते हैं, सेंधा नमक, सेंधा नमक की खान है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर हिमालय के दक्षिण में इधर अपने भारत में अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। फिर श्रीलंका में आ जाते हैं तो श्रीलंका में हमें एक मुख्य पर्वत मिलता है, श्रीलंका में हमें मिलता है पोटैटो रेंज। श्रीलंका में पोटैटो रेंज, श्रीलंका में पोटैटो रेंज और पिदूरा ताला गाला, पिदूरा ताला गाला, पिदूरा ताला गाला यहाँ का सर्वोच्च शिखर है। इसके अलावा इसी श्रीलंका में ही एक और पर्वतीय चोटी काफ़ी प्रसिद्ध है, आदम चोटी, आदम चोटी, इसको एडम्स पीक भी कहते हैं, एडम्स पीक भी कहते हैं, ओके। इसके अलावा चाइना में यहाँ पर है खिंगन पर्वत श्रृंखला, खिंगन। अब जापान में जो पर्वतीय क्षेत्र है वो ज्वालामुखी पर्वत है, विशेषकर जापान में हमें एक जो सुषुप्त ज्वालामुखी मिलता है, जापान में सुषुप्त ज्वालामुखी, क्या नाम था उसका यार, जो अपने एशिया का जो सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत भी है, फ्यूजियामा, ठीक है। तो इसको हम माउंट फ्यूजी कहते हैं, ये एशिया का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत भी है, फ्यूजियामा। ये क्या है, इसको हम पवित्र पर्वत की संज्ञा भी देते हैं, पवित्र पर्वत की संज्ञा भी देते हैं। ये सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है और ये विश्व का सबसे खूबसूरत ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सबसे खूबसूरत ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर यहाँ पर फिलीपींस है, ठीक है, फिलीपींस। अब फिलीपींस सॉरी थोड़ा ऊपर जापान के साथ यहाँ पे फिलीपींस। तो अब फिलीपींस जो है, इस फिलीपींस को हम ज्वालामुखियों का देश कहते हैं, जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। फिलीपींस कहलाता है ज्वालामुखी का देश, जापान कहलाता है भूकंपों का देश। फिलीपींस किसका था? ज्वालामुखियों का देश। तो फिलीपींस में फिर कई हैं, जैसे फिलीपींस में सामान्य जो ज्वालामुखी पर्वत हैं उनमें माउंट कैमेगुइन है, माउंट कैमेगुइन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है, इस पर लिख देता हूँ मैं, माउंट कैमेगुइन, ठीक है। जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो हम उन पर डिटेल से चर्चा करेंगे, ओके। अब रूस में जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं वो क्या हैं, अब जो विशेष है वो आप जानते ही हैं, यूराल पर्वतमाला है, यूराल पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला की खास बात यह है कि ये एशिया को और यूरोप को आपस में डिवाइड करती है, एशिया और यूरोप को डिवाइड करती है यूराल पर्वतमाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूराल पर्वतमाला एक वलित पर्वतमाला है, प्राचीन वलित पर्वतमाला है, ओके फ्रेंड्स। तो ये हमारे एशिया के सबसे अच्छे पर्वतीय क्षेत्र हैं जिन पर क्वेश्चन आते हैं। फिर भी जो कुछ रह जाएंगे पर्वतीय क्षेत्र
उन पर्वतीय क्षेत्रों को जो कि माइनर हैं उनकी हम अलग से बाद में बात करेंगे जब हम एशिया का कुछ वर्णन करेंगे, जैसे एशिया के मुख्य देश वगैरह, है ना। क्योंकि इसमें मैं रीड के साथ साथ कुछ और टॉपिक भी जोड़ रहा हूँ, जैसे सेकंड ग्रेड तक का जीके इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं जोड़ रहा हूँ, है ना। तो हम एशिया के मुख्य जो महाद्वीप हैं उनकी भी बात करेंगे। अभी हमने बात की है यहाँ पे मुख्य जो पर्वत हैं, यहाँ पर्वतों पर। अब पठार, एक विशेष पठार पर हम चलें। पामीर का पठार तो हमने जान ही लिया है। चीन में है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत का पठार ये वो पठार है जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है विश्व का सर्वोच्च पठार, और पामीर का पठार विश्व की छत कहलाता है। आपको बताना है फटाफट से कमेंट करके कि भारत का सर्वोच्च पठार कौन सा है, भारत का सर्वोच्च पठार कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गए हमारे एशिया के मुख्य पर्वतीय क्षेत्र। इधर ये जो पश्चिमी प्रायद्वीप है, ये अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पे भी कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं जो कि सामान्यतः क्या हैं, सुषुप्त शांत ज्वालामुखी हैं, जैसे कि जगरोस ईरान में है। ईरान में ही हमें मिलता है कोहो सुल्तान और देमवंद। कोहो सुल्तान और देमवंद ये क्या है, शांत ज्वालामुखी पर्वत है, शांत ज्वालामुखी पर्वत हैं। और ऐसे म्यांमार में आपको जानते ही हैं अराकान पर्वत के साथ साथ यहाँ पे एक और है माउंट पोप्पा। माउंट पोप्पा एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है। ओके फ्रेंड्स, आज के लेसन में इतना ही। हमने जाना है एशिया के मुख्य पर्वतों को, ठीक है। इससे जो अगला लेसन होगा उसमें हम एशिया की जो अन्य भू आकार हैं उनकी बात करेंगे। आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, इसी टाइम पे नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद, बाय बाय।